गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, मतलब चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ विनायक ट्रेडिंग कंपनी। विनायक ट्रेडिंग कंपनी जो है उसकी हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है 31 मार्च 2018 को, एज पर प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी समतांश पूंजी 8 लाख, पूर्वाधिकारांश यानी प्रेफरेंशियल शेयर्स जो हैं वो शेयर कैपिटल 2 लाख है, फिक्स असेट्स यानी स्थायी संपत्तियाँ 18 लाख है, फिर है संपत्तियों पर ह्रास यानी डेप्रिसिएशन कितना है 1,40,000, जनरल रिजर्व है 6 लाख रुपीज़, सामान्य संचय, फिर है लाभ हानि विवरण जमा का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास प्रॉफिट है ना। क्रेडिट में हमेशा प्रॉफिट होता है, तो ये हमारे पास प्रॉफिट है। फिर डिवेंचर्स है हमारे पास 6 लाख रुपए के, है ना, ऋण पत्र जिसको कहा जाता है। फिर है देय विपत्र जो है 5 लाख रुपए है, और प्रीलिमिनरली एक्सपेंसेस 60,000 है, और ट्रेड रिसीवेबल्स है ना वो है हमारे पास 12,20,000। तो हमारा बैलेंस शीट हमको प्रिपेयर करनी है। ठीक है। अब हम पहले बनाएंगे नोट्स ऑफ अकाउंट्स। नोट्स ऑफ अकाउंट्स बनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे हमको अमाउंट पता चल जाता है कि कहाँ पर कितना आएगा। जैसे हेड है शेयर कैपिटल का, तो शेयर कैपिटल में हमारे पास 2 प्रकार के कैपिटल है शेयर कैपिटल, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। 8 लाख हमारे पास क्या है, इक्विटी है, और 2 लाख हमारे पास में प्रेफरेंशियल है। तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 10 लाख। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखें रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास में कितना दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है। ठीक है, 6 लाख रुपए। हमारा प्रॉफिट दे रखा है, हमने क्रेडिट में पढ़ा था प्रॉफिट कितना है हमारा 2,40,000। और प्रीलिमिनरली एक्सपेंसेस, अब प्रीलिमिनरली एक्सपेंसेस मतलब खर्च है हमारा, तो खर्च हम किस में से माइनस करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में से हम माइनस कर देंगे। मतलब टोटल कितना हो गया, 840 में से 60,000 गए तो 7,80,000। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फिक्स असेट्स की। अब फिक्स असेट्स कितनी है, 18 लाख की है। इसमें ग्रॉस फिक्स असेट्स हैं हमारी 18 लाख, और उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया। आपको पता है हम संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो कितना हो गया, 16,60,000। ठीक है। ये तो हो गया हमारा वर्किंग नोट, है ना, नोट्स ऑफ अकाउंट्स हो गए। ठीक है। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। ठीक है। सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे, विनायक ट्रेडिंग कंपनी। बैलेंस शीट है ना, एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है। इसमें हमारे 4 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है। पर्टिकुलर, नोट नंबर, ठीक है, फिगर एज 31 मार्च 2017 और 18 का। ठीक है। अभी 18 हमारे पास करंट ईयर है, और हमारे पास प्रीवियस ईयर का कोई डाटा नहीं है। ठीक है। तो हम करंट ईयर का डाटा लेकर चलेंगे। ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट हमारा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड है हमारे पास। शेयर कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए है। ठीक है। अब रिजर्व एंड सरप्लस कितना है हमारे पास में, 7,80,000 रुपये, जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेशन करके निकाला है नोट्स में। ठीक है। इसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटीज़ है हमारे पास। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितने हैं डिबेंचर के, 6 लाख रुपए हैं, और हमारे पास में करंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो 5 लाख रुपए हैं। तो टोटल ऐसे हमारे मिला करके कितने हो गए, टोटल हमारी 28,80,000 रुपये हमारी बैलेंस शीट का अमाउंट आ रहा है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का। अब हम बात करेंगे असेट्स की, है ना। अब असेट्स में क्या है, पहले नॉन करंट असेट्स है, जिसमें फिक्स असेट्स है हमारे पास में 16,60,000 की। ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 12,20,000। तो टोटल हो गया हमारा कितना, 28,80,000। तो ये हमारी बैलेंस शीट हो गई मैच। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 की। अब चैप्टर नंबर 12 जो है वो क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या है, एनालिसिस है। तो इसका हम पहले मीनिंग की बात कर लें। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफर्स टू प्रोसेस
ऑफ क्लासिफाइंग फिगर शो इन द शॉर्ट या सिंपल टर्म या सिंपल फॉर्म द ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम दैम। ठीक है, जो वित्तीय विवरण होते हैं वो हमारे क्या हैं, एक ऐसे आंकड़े होते हैं जिनको हम आसान तरीके से यानी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकें, इजीली किसी भी चीज़ का कंक्लूजन निकाल सकें, है ना, उसके निष्कर्ष पे हम पहुंच सकें कि हाँ भाई हमारी कंपनी में कुछ ग्रोथ हो भी रही है या नहीं, है ना। नहीं तो हमें क्या पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कंपनी में, तो उसको पूरे अकाउंट्स की बुक्स पूरे चेक करनी होगी तब वो कंक्लूजन निकाल सकता है। तो इसी तरीके से ये फाइनल स्टेटमेंट इसीलिए बनाए जाते हैं कि जिससे कोई भी व्यक्ति देख करके अपना कंक्लूजन निकाल सकता है कि ये कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है या इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। सबसे पहला है कंपैरिजन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल डेटा, मतलब वित्तीय आंकड़ों का हम तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण इसमें दे सकते हैं। मतलब हमारे पास में जितने भी फाइनेंशियल डेटा हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास 2017 और 18 दोनों का हमारे पास में डाटा है तो हम क्या कर पाएंगे, उसको कंपेयर कर पाएंगे कि भाई 2017 में तो हमें इतना प्रॉफिट हुआ था, फिर 2018 में हमारा कम क्यों हो गया, कम हुआ तो किस वजह से हुआ। तो हमको उन रीज़न्स को जानने में आसानी मिलती है। ठीक है, तो हम उनके कारणों का पता लगा सकते हैं एंड हमारे काम को और हम सिंपल कर सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट है सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स डाटा। ठीक है, जटिल अंकों को सरल रूप में व्यक्त करना। अब हमारे पास में आपको सभी को पता है कि हमारे पास में जो डेटा होता है वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में होता है, क्योंकि उसमें इतने सारे फिगर्स होते हैं किसी भी आम व्यक्ति को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमारे डेटा को क्या करता है, सिंपल कर देता है। तो सिंपल फॉर्म में आने से हमको क्या मिल जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है ना। अगर मैं आपको कहूँगी कि भाई मेरे इतने परसेंटेज बने हैं, मैंने एग्ज़ाम दी थी, मेरे इतने परसेंटेज बने, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये पढ़ने में अच्छा व्यक्ति है ना, या अच्छी कोई टीचर है कि नहीं। और हमें बच्चों की भी पता चलेंगी कि परसेंटेज कितने आए हैं, तो बच्चों को इतना नॉलेज है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में इतने नंबर अर्न कर रहे हो इट मीन्स आपके पास में क्या है, नॉलेज है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड पॉइंट है चेंज इन फाइनेंशियल आइटम्स, मतलब वित्तीय मदों में परिवर्तन। अब हमारे जितने भी फाइनेंशियल आइटम्स हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू चेंज भी कर सकते हैं कि भाई अभी हमारे पास में एट प्रेजेंट ये सिचुएशन है, इसके आधार पर हम ये काम कर सकते हैं। तो हमारी जितने भी फाइनेंशियल आइटम्स हैं उसमें हम क्या कर पाएंगे, इससे चेंज भी कर पाएंगे। फिर है क्लासीफाई इज द फाइनेंशियल आइटम। अब हमारे फाइनेंशियल आइटम जितने हैं उनको वर्गीकृत करना या उनको क्लासीफाई करना, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना, जिससे क्या हो जाए, काम आसान हो जाए। आपको भी पता है एक कंपनी क्या करती है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग रखती है। क्यों करती है ऐसा, क्योंकि उसको बाइफरकेट करती है, क्लासीफाई करती है, तो उससे काम क्या होता है, आसान होता है और एक व्यक्ति पर लोड नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसकी प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया। प्रोसेस यानी क्या होती है, प्रक्रिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे वित्तीय विवरण जितने भी हैं उनकी मदों को हम व्यवस्थित करते हैं, उसका अरेंजमेंट करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, है ना। क्योंकि ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली चलता है, तो इसलिए हमको हर चीज़ को व्यवस्थित जगह पर रखना कंपलसरी होता है, क्योंकि इसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशंस को फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही करना होता है। देन सेकेंड पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ डाटा, मतलब हमारे डाटा जो हैं, है ना, डेटा जो है हमारा उसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, उसको बहुत आसानी से सरल बनाना। अगर सिंपल हो जाएगा तो हमको समझ में अच्छे से आएगा। अब अगर मैं आपको एग्ज़ाम के परसेंटेज बता देती हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी कि हाँ भाई इतने परसेंट आए। पर अगर मैं एक सब्जेक्ट के नंबर बताऊँगी तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो वही चीज़ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में भी हम करते हैं।
फिर है नेक्स्ट सिलेक्शन एनालिटिकल टूल, ठीक है। नहीं, थर्ड पॉइंट नहीं रहा ना, मेकिंग डाटा कंपेरेबल, है ना। अब आंकड़ों को हम क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे डाटा के साथ में। जैसे 2017 और 18 को हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई हमने 2017 में हमारी क्या प्रोग्रेस थी और 2018 में क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। फिर है सिलेक्शन एनालिटिकल टूल, है ना, ये विश्लेषण की तकनीक का चुनाव भी करता है, मतलब हमारे सिलेक्शन की जो भी तकनीक है उसको क्या करता है, विश्लेषण करने का भी काम करता है, जिससे क्या है इस चीज़ को हम क्या कर पाते हैं, एक्सप्लेन भी कर पाते हैं, और ये हमको बताता है कि ये तकनीक हमको कहाँ तक आगे ले जाएगी, है ना, और इस तकनीक के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के लिए हम हमारे टॉपिक को इतना ही पढ़ के क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।